નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરી આવે છે અને વાતો કરે છે. અંદર આજે આપણી સાથે એક એવું નામ, એવો ચહેરો, परिचय की कोई पण जरूर नहीं. अर्नब गोस्वामी. अर्नब जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. नमस्कार. नमस्कार देवांग जी. सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक नई चैनल जो रिपब्लिक टीवी के नाम से लेके आ रहे हैं. को फाउंडर है अर्नब जी. अर्नब जी, ये टीवी शुरू करना, खुद की चैनल शुरू करना एक ड्रीम होता है सबका. कोई भी एक एम्प्लॉय होता है, वो चाहता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कोई एक दिन ऐसा है कि जहाँ कोई चैनल है, कोई कंपनी है, कोई मीडिया हाउस है जिसका मालिक मैं बनूं. क्या इसी सोच की वजह से ये ड्रीम गोल पहले से था फ्रॉम द डे फर्स्ट, या पिछले कुछ दिनों में या तो कुछ महीनों में ये बना? पिछले 5-6 सालों से मुझे लग रहा था. पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूँगा. आपको भी, आप बहुत ही माने हुए हस्ती हैं टेलीविज़न के. आपने 400 से ज़्यादा एपिसोड्स किए इस प्रोग्राम के लिए, उसके लिए मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. इतने एपिसोड्स तो मैंने अपने प्रोग्राम के नहीं किए अभी तक, तो आपने रिकॉर्ड तोड़ा है और मैं चाहता हूँ आप भी आगे भी जाके कई रिकॉर्ड तोड़ें. देवांग जी, देखिए, ये जो एक एम्बिशन होती है सब में होती है, मुझ में भी है. मगर पिछले 5-6-7 सालों से मुझे लग रहा था कि जो भारत की जो मीडिया लैंडस्केप है, इसमें एक बदलाव की ज़रूरत है. और सबसे बड़ी बदलाव की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भारत में इंडिपेंडेंट मीडिया अभी तक पूरी तरह से टेलीविज़न में खड़ा नहीं हो पाया है. आज भारत में कितने सारे चैनल्स हैं, मगर बहुतों के कोई ना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, कई चैनल्स के कोई और इंटरेस्ट हैं. इंडिपेंडेंट मीडिया का खड़ा होना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जर्नलिस्ट को मौका मिले अपनी तरह की जर्नलिज्म करने का मौका. जो जर्नलिज्म मैं कर रहा था 2008-9 से, आप अगर देखें तो 2010 में 5-6 स्कैम्स हमने तोड़े. एक जो कहते हैं अग्रेसिव कॉन्फ्रंटेशनल जर्नलिज्म हमने की. जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे जो पावर में थे, ऐसे नहीं कि जो पॉलिटिशियंस ऑपोजिशन में, पावर में थे पॉलिटिशियंस, उनको सवाल पूछे हमने. पब्लिक कैंपेन्स हमने किए. अन्ना हज़ारे का जो कैंपेन था उसको हमने ओपनली सपोर्ट किया था. निर्भया के बाद जो कैंपेन हुआ था सरकार के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, उसको ओपनली हमने सपोर्ट किया था. तो मुझे लगा कि जो लोग हैं उनका रुझाव इस इंडिपेंडेंट मीडिया के तरफ आ चुका है. तो सवाल ये नहीं था कि हम चैनल कब खड़ा करेंगे, सवाल ये था कि हम अपने जर्नलिज्म को एक तरह से इंडिपेंडेंट रोड अहेड क्या होगा हमारे लिए, हम अपने जर्नलिज्म को अपना कब. लेकिन इसलिए क्योंकि जो आपने शुरू में बात बताई कि अपने हिसाब से अपना चैनल होना चाहिए, तो क्या अब तक आपको ये लगता था कि अपने हिसाब से वो नहीं चल रहा? नहीं, देखिए, ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पर्सपेक्टिव. जो मैं कर रहा था टाइम्स नाउ में, मैंने इंडिपेंडेंटली किया. कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है मुझे. मेरी जो जर्नलिज्म है वो मैं खुद करता हूँ. आई एम आंसरेबल टू माई सेल्फ एंड टू माई ऑडियंस. मगर ये भी होता है देवांग जी कि जब आप अपना चैनल चलाते हैं, अपने जर्नलिस्टों के साथ, अपने अनुभवों को लेकर के, आपके अपने आशाएं हैं, आप कुछ कोई स्टोरी करना चाहते हैं, किस तरह से करेंगे, क्या फॉर्मेट होगा. जब आप अपना करते हैं तो कुछ नया शुरू करने में भी तो कुछ और मज़ा है. ये भी था कि 10 साल बाद एक मन में था कि कुछ नया शुरू करें, और कई लोगों ने कहा. तो ये बात ये आती है कि नया करना है, मतलब अभी तक आपने जो भी किया वो लैंडमार्क था. शायद कई मीडिया हाउस ने या तो एडिटर ने नहीं किया था, ऐसा आपने एक सीमा चिन्ह जो अलग कह सकते हैं ऐसा बना भी दिया था. अभी क्या नया है? मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि रिपब्लिक टीवी में क्या नया आएगा, क्योंकि अर्नब ने जो देना था सब दिया ना. और जो आपने बताया कि ऐसे जो चालू रूलिंग पॉलिटिशियंस थे, पार्टी थे, इन सबको एक्सपोज भी किया. अब क्या नया हो सकता है? देखिए देवांग जी, इंडिया में लोगों के 3 ऑब्सेशंस हैं. पहला ऑब्सेशन है लोगों का क्रिकेट. आप जितना भी क्रिकेट दिखाएं लोगों को कम पड़ेगा. लोगों ने कहा IPL आएगा, ख़त्म हो जाएगा, मगर क्रिकेट इज़ समथिंग दैट द पीपल ऑफ इंडिया वेरी इंटरेस्टेड इन. दूसरी चीज़ जो है भारत में वो है बॉलीवुड. आप आसाम से लेकर के गुजरात तक आए, मगर वो बॉलीवुड का जो एक इम्पैक्ट होता है वो जो बॉलीवुड के चाहने वाले हैं वही समझते हैं. मैं बहुत बॉलीवुड नहीं देखता, मगर मुझे भी मानना पड़ेगा कि बॉलीवुड हैज़ अ सर्टेन पुल. और तीसरी जो चीज़ है भारत में वो है तर्क, यानी कि डिबेट. मैं डिबेट में विश्वास रखता हूँ. जो मैं करता हूँ, जो इश्यूज़ मैं उठाता हूँ, आप अगर देखें हर रात को
बजते हैं और उसके बाद साढ़े 11 बजे, कभी कभी मेरा प्रोग्राम 12 बजे तक चलता है और मैं नॉन स्टॉप करता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनता। लोग कहते हैं मैं अपने प्रोड्यूसर्स की बात भी नहीं सुनता। कभी कभी तो ऐसा है कि मैं कमर्शियल ब्रेक्स लेना भूल जाता हूँ। ये मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि ये मेरा ऑब्सेशन है और ये मेरा ही ऑब्सेशन नहीं है, ये भारत का ऑब्सेशन है। तर्क यानी कि डिबेट। भारत के किसी भी आप परिवार में जाइए, किसी भी घर में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, आप देखेंगे कि जो हमारे जो करंट इश्यूज है उस पर कहीं ना कहीं किसी ड्राइंग रूम, किसी डाइनिंग रूम में डिबेट हो रहा है। कोई पिता अपने बेटे के साथ उस पर डिबेट कर रहा है, कोई टीचर अपने स्टूडेंट के साथ कर रहा है, कॉलेज में 2 स्टूडेंट्स पॉलिटिकल इश्यूज पर डिबेट कर रहे हैं। आज आपके 5 राज्यों के रिजल्ट जो आ रहे हैं, आप देखेंगे कि इस पर नेशन वाइड डिबेट हो रहा है। गुजरात के चैनल पर डिबेट हो रहा है, तमिलनाडु के चैनल पर डिबेट हो रहा है। वी आर अ कंट्री दैट इज इंटरेस्टेड इन न्यूज़ एंड न्यूज़ बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग व्हेन यू डिबेट इट। लोगों ने कहा था मुझे, जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी 1995 में, तब मुझे पहली बात कही गई थी कि देखिए अर्नब, आप अगर अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत रखिए। तो तब मैं 21-22 साल का था, मुझे समझ में नहीं आई थी ये बात। आज मुझे समझ आती है 20 साल बाद, जब मैं देखता हूँ कि लोगों ने क्यों कहा था कि देखिए अपना पर्सपेक्टिव मत रखिए, अपनी ओपिनियन मत रखिए, बस रिपोर्टिंग कीजिए। 100 लोग मर गए, रिपोर्टिंग कीजिए। टेररिस्ट अटैक हुआ, 10 लोग मर गए, रिपोर्टिंग कीजिए। आप उसको फॉलो करते कि अपना ओपिनियन नहीं रखना चाहिए? मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता। हाँ। मैं मानता हूं कि जो जर्नलिज्म है जिसमें ओपिनियन नहीं है, उस जर्नलिज्म में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ओपिनियन शुड बी देयर। ओपिनियन इज इंपॉर्टेंट। मीडिया हाउस का या इंडिविजुअल बंदे का? इंडिविजुअल का हो, मीडिया हाउस का हो, जर्नलिस्ट का हो, रिपोर्टर का हो, एंकर का हो, एडिटर का हो। आप आज देवांग जी 400 एपिसोड्स आपने इस प्रोग्राम के किए हैं। क्या आप मुझे कह सकते हैं कि आपको अगर कोई पूछे कि आज जो 5 राज्यों के जो चुनाव है इस पर क्या हुआ, क्या आप सिर्फ न्यूज़ देंगे कि आप ये भी कहेंगे कि मेरा ओपिनियन इस पर ये है, नेशनल ट्रेंड ये बन रहा है? सो ये इसके कारण ओपिनियन का ट्रेंड जो है, जो आपने बरसों से, मतलब शुरू से जो सिखाया था, शायद उससे अलग होके आपने अपना शुरू किया, क्योंकि कई लोग क्रिटिसाइज भी करते थे। इसके बारे में बात करेंगे। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। દર્શકો અર્નબજી સાથે બ્રેક પાડવો અઘરો છે, કારણ કે એમણે કીધું કે કોમર્શિયલ નથી લેતા, પણ આપણે કોમર્શિયલ બ્રેક લઈએ છીએ। મળીએ છીએ એક નાનકડા વિરામ બાદ। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં અર્નબ ગોસ્વામી સાથે બીજા તબક્કાની વાત। અર્નબજી, आपने बताया कि शुरू में जब 95 की बात आपने की, मैं चलो 95 से शुरू करता हूँ। आई थिंक आपने बताया कि 95 से करियर शुरू किया। जी, टेलीविजन करियर में। उससे पहले आप प्रिंट में भी थे जी, प्रिंट में भी आपने 1 साल किया, उसके बाद आ गए। जर्नलिज्म जो सीखा, जिन्होंने सिखाया, शायद आज उसमें भी 2 राय बन गई है। वो जो प्रोफेसर से आपके, वो कहते हैं कि अर्नब जो हमारे वहाँ पढ़ता था तब तक ठीक है, लेकिन आज जो परफॉर्म करा ना, दिस इज समथिंग डिफरेंट। एग्रेशन पार्ट, क्योंकि जहाँ तक बात करें, जब डिबेट की शुरुआत हुई तो अगर हिंदुस्तान में याद किया जाए तो शायद प्रणव रॉय और विनोद दुआ दोनों ने जो डिबेट की शुरुआत की थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आपको लगता है कि वो ट्रेंड बदलने में दिक्कत हुई होगी आपको अपने इमीडिएट बॉस को कन्विंस करने में, या तो ओवरकम करके आपने परफॉर्म करना शुरू कर दिया? नहीं, देखिए, हर आदमी हर सिचुएशन से प्रभावित तो होता है। तो साढ़े 9 साल मैंने रिपोर्टिंग की थी दिल्ली में, प्रभावित नहीं हुआ था, मगर एक तरह से मैं दुखी हो गया था, क्योंकि साढ़े 9 सालों के बाद मुझे लगा कि मुझे जर्नलिज्म छोड़ देना चाहिए। मैंने तो मान ली थी देवांग जी, 2003 में मैंने सोचा कि मैं ये प्रोफेशन ही छोड़ दूँ। इसका कारण ये था कि मैं देखता था, दिन ब दिन मैं रिपोर्टिंग करता था, स्टोरी करता था, दूसरों को भी देखता था, मगर हमारी स्टोरीज़ की कोई इम्पैक्ट नहीं होती थी। बस स्टोरी आती थी, चली जाती थी। आपने आज स्टोरी की, कल निकल गई, कल कुछ और चीज़ों पर इम्पैक्ट करने, लोगों पर कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं होता था। हम करप्शन के बारे में रिपोर्ट करते थे, करप्शन होता रहता था। कोई पॉलिटिशियन हमको मानता नहीं था। हम खड़े रहते थे पार्लियामेंट के बाहर, मगर हमें लगता था कि ये पॉलिटिशियंस इधर हैं, नेता इधर हैं, हम इधर हैं। यानी कि हमें लगता नहीं था, मगर उस तरह से ट्रीट किया जाता था जर्नलिस्टों को। फील करते थे। एरोगेंस कुछ और थी।
तो मुझे लगा 2003-4 में कि या तो मेरे सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं खुद अपना एक दूसरा रोड चुन लूँ और उस पे जाऊँ, या मैं जर्नलिज्म छोड़ दूँ। तो मैं जब मुंबई आया था तब मैंने सोचा था कि अच्छे टीवी चैनल शुरू कैसे करते हैं, उसको समझने के लिए आया। और उसके बाद जो हुआ 2007, 8, 9, 10, 11, 12 में, इस पे कोई प्लानिंग नहीं थी। एक के बाद एक इंसिडेंट्स होते गए। 26/11 हुई, 105 घंटों के लिए मैंने वहाँ पे एंकरिंग की। मुझे आज तक पता नहीं है देवांग जी कि मैं उस समय मेरे में क्या भूत सवार हो गई थी कि मैं बिल्कुल स्टूडियो में ही बैठा था। 2-3 घंटे, 1-2 घंटे सोता था, फिर वाकई रिपोर्टिंग करता था। तब मुझे लगा पहली बार जब 26/11 के बाद मैंने देखा कि लोग मतलब बाहर आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ अ वीक फॉरेन पॉलिसी, इट इज़ अ सॉफ्ट फॉरेन पॉलिसी। उस समय मुझे एक फ़ोन कॉल आई थी दिल्ली से फ़ोन कॉल आई थी, और जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि आप इन आम आदमियों को टीवी पर क्यों ला रहे हैं। मैंने पूछा किसके बारे में आप बोल रहे हैं? बोले ये सब जो लोग गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर खड़े हैं, ये इंडिया पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी पर इनकी राय आप क्यों दिखा रहे हैं? तो मैं चौंक गया। मैंने बोला आपको इस पे हिचक क्या है? तो देखिए, और ये मंत्री जी मुझे कह रहे हैं किसी को दिखाना है तो किसी डिप्लोमेट को दिखाइए, किसी नेता को दिखाइए, किसी एक्सपर्ट को दिखाइए, किसी एकेडमिक या प्रोफेसर को दिखाए, इन लोगों को क्यों दिखा रहे हैं? तो उस समय मैंने फ़ोन रखा और मैं वापस आके मैंने बोला अपने लोगों को कि आप और दिखाओ, और फोकस करो लोगों पर। बस खत्म करता हूँ ये बात। तो मैंने ये क्यों रखा? क्योंकि मुझे लगा पहली बार मुझे लगा कि जो हमारे नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि आम आदमी या आम औरत की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो टेलीविज़न पर आए, क्योंकि आम आदमी और औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और न्यूज़ दिल्ली के बाहर आ चुकी थी। पहली बार ऐसा लगा था कि जो इंडिया का न्यूज़ कैपिटल है वो दिल्ली नहीं है, बॉम्बे में खबर होती थी, मुंबई में होती थी, बेंगलोर में होती थी। तो एक शिफ्ट होना शुरू हुआ। मैं उस शिफ्ट का एक रिजल्ट हूँ। जो इंडियन न्यूज़ मीडिया में एक शिफ्ट हुई 2007, 8, 9, 10, 11 के बीच में, उस न्यूज़ जो सेंट्रलाइज हो चुकी थी वो डिसेंट्रलाइज हो गई, उसका रिजल्ट मैं हूँ। जो पॉलिटिशियंस पे फोकस होती थी वो आम आदमी पे फोकस होना शुरू हुआ, उसका प्रोडक्ट मेरा सीधा सवाल यही है कि जिस तरह से प्रेशर आता है, आपने बताया एक इंसिडेंट आपने बता दिया 26/11 का, ये बात भी बहुत अभी चली है कि मीडिया हाउस के ऊपर पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन बहुत हावी हो रहे हैं। व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन? आई फील दैट देवांग जी, प्रेशर आप उसी व्यक्ति पर डाल सकते हैं जिस पर प्रेशर डालने के लिए कोई कारण हो। मैं एक बात मान करके चलता हूँ, जब CWG गेम्स में, और एक आपको स्टोरी बता के इसका आंसर दूंगा। आप कॉमनवेल्थ गेम्स का केस का जो स्कैम है उसको हमने तोड़ा था जून 2010 में। उस समय मैंने एक एडिटोरियल मीटिंग करी थी। आप अभी भी किसी टाइम्स नाउ के एक्स एम्प्लॉय को पूछिए, तो मैंने कहा था कि देखिए अभी हम ये बहुत बड़ा स्कैम तोड़ने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे अपने ऑफिस में कितने लोगों ने पास लिए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी के। 10 हाथ ऊपर गए। मैंने बोला पास लाइए और पास पर बताइए कितने रुपए का पास है। तो हमने देखा कि रिपोर्टर को 1000 रुपये का पास मिलता था, ब्यूरो चीफ को 5000 रुपये का पास मिलता था, जो एडिटर लेवल है उनको 10,000 रुपये का पास मिलता था। मैंने बोला पास वापस कीजिए, क्योंकि जो आपको ओब्लाइज करता है वो कैश में कर सकता है, काइंड में कर सकता है। पास वापस रखे हमने, और उस समय हमने सबको बोला कि आज के बाद आज शपथ लीजिए कि आप एक सेफ्टी पिन किसी से नहीं लेंगे एज अ फेवर। जब कोई जर्नलिस्ट ये कहता है कि मैं सारे अपने प्रोफेशन में कुछ किसी से कभी कुछ नहीं लूँगा, मैं सिर्फ अपने सैलरी और अपने काम के बदौलत मैं अपने लाइफ को रखूँगा, मैं कैमरामैन हो सकता हूँ, मैं रिपोर्टर हो सकता हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, उस आदमी उस व्यक्ति पर मैं आपको कह रहा हूँ देवांग जी, कोई कुछ प्रेशर नहीं डाल सकता है। और दूसरी प्रेशर होती है डर। जो आदमी डरता नहीं है उस पर प्रेशर आप नहीं डाल सकते। ये आदर्श की बातें की, लेकिन हकीकत के बारे में बात करेंगे छोटे से ब्रेक। नहीं, समय थयो छे विराम बाद बात करीशुं अर्नबजी साथे अंतिम तबक्कानी। विराम बाद फरी एकवार स्वागत छे आपनुं कार्यक्रम अतिथिमां अंतिम तबक्कानी वातो त्रीजा तबक्कामां।
अर्नब जी, आपने आइडियोलॉजी की बात की। आइडियोलॉजी में बहुत सारी बातें आ सकती है, इन्वर्टेड कॉमा में। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अच्छे जर्नलिस्ट में ये होना चाहिए, एक अच्छे मीडिया हाउस में ये होना चाहिए। ये बात थोड़ी लंबी चलेगी डिबेट, लेकिन ये शो जाना जाता है, गुजराती में टैगलाइन है इसका, अतिथि अंतरंग वातो अतिथि में, यानी बहुत अंदरूनी बातें, ऐसी बातें जो अभी तक ज़्यादा जाहिर नहीं हुई है, बहुत कम लोगों को मालूम है। हम अर्नब जी से पूछना चाहेंगे कि आज, क्योंकि ये शो में बहुत सारे लोगों ने अपनी ऐसी एक बात बताई है जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है या तो किसी को नहीं मालूम, कोई एक कन्फेशन जहां अर्नब गोस्वामी ने खुद ने कहीं गिल्टी फील किया हो, या तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो ऐसी सीख दे गया हो जो शायद जीवन ने बदल डाली हो। बहुत कम शब्दों में, कन लाइनों में। आप मुझे 1.5 मिनट देंगे जी, कोई कमर्शियल ब्रेक नहीं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1999 नहीं, 1995-96 की बात है। करियर शुरू किया था एनडीटीवी में। हमारे न्यूज़ एडिटर थे अप्पन मेनन। उन्होंने मुझे बुलाया था एक दिन, बोला था अर्नब एक स्टोरी रिपोर्ट करने जाओ कि कोई बच्चा कोई स्कूल के बाहर खुले मैनहोल पे गिर गया है, आप इस स्टोरी को रिपोर्ट करने जाओ। तो मैंने अप्पन मेनन को कहा था मैं नहीं रिपोर्ट करना चाहता, क्योंकि मैं कोई बड़ी स्टोरीज़ करना चाहता हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, फॉरेन पॉलिसी, बजट, इकोनॉमिक पॉलिसी, विदेश से पढ़ के आया हूँ, मैं वो सब करना चाहता था। अप्पन ने मुझे कहा था उस समय कि अर्नब एक दिन तुम याद रखो कि ये जो स्टोरी है या जो स्टोरीज़ तुम करना चाहते हो उससे बड़ी स्टोरी है। उस समय मैं नहीं समझ पाया उसको, स्टोरी मैंने नहीं की। 10 साल बाद जब टाइम्स नाउ शुरू किया तो मुझे एक दिन अपने न्यूज़ एडिटर ने कहा कि एक 5 या 6 साल का बच्चा कुरुक्षेत्र में एक ओपन मैनहोल में गिर गया है और मैनहोल को बंद करने का काम जो था वो सरकार की थी। आपने जो कहा गिल्टी फीलिंग, इतनी गिल्टी फीलिंग हुई उस दिन। हमारी चैनल लॉन्च हो चुकी थी देवांग जी, और इतनी ख़राब लॉन्च हुई थी, तो मुझे लगा कि अब तो और आदमी कुछ खो नहीं सकता है, जो आदमी अपने प्रोफेशनल रेपुटेशन को खो जाए। 4-5 दिन मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ वही स्टोरी की, एक कैंपेन की कि प्रिंस को बचाओ, प्रिंस को बचाओ। और 4 दिन बाद या 2 या 3 दिन बाद प्रिंस जब वहाँ से ले आए आर्मी वहाँ वाले, और जब उन्होंने कहा कि प्रिंस इज़ अलाइव एंड प्रिंस इज़ सेफ, हमारी सारी न्यूज़ रूम जो थी वो रो रहे थे वहाँ पे। तो गिल्टी फीलिंग की बात आपने की कि 10 साल पहले मैं समझ नहीं पाया कि एक आम आदमी, एक लैंडलेस लेबरर के बच्चे के लाइफ का उतना महत्व है जितने कि मिनिस्टर के इंटरव्यू का है। तो गिल्टी फीलिंग 1995 की अभी तक मेरी नहीं गई है, मगर सीख बहुत बड़ी थी कि हर स्टोरी का वजह और हर स्टोरी का एंड सिर्फ ह्यूमन बीइंग या सिटीजन होता है, कोई पॉलिटिशियन। अर्नब गोस्वामी 21 इंच में, 32 इंच में, 42 इंच में या 50 इंचेस में के टीवी के अंदर जो एग्रेसिव, रूड कभी कभी लोगों को फील होता है कि अरे यार ये बंदा क्या कर रहा है, सामने वाले को बिल्कुल नंगा कर रहा है, इतना ग्रिल कर रहा है, इमोशनल, क्योंकि ये बंदा वही कर सकता है जो ज़्यादा इमोशनल है तभी जाके वो एक्सप्रेसिव बन सकता है। तो मेरे हिसाब से इमोशनल का सर्टिफिकेट मिसेस गोस्वामी के अलावा कोई नहीं दे सकता। क्या कहते हो वो, क्या कभी बैठते हो अकेले तो कभी कभी सीख भी मिलती होगी वहाँ से? जी, मेरे बहुत सपोर्टिव फैमिली है। माय वाइफ, माय सन बहुत सपोर्टिव है। उनके, वो अगर सपोर्ट नहीं करते मैं नहीं कर पाता। मेरे कोलीग्स बहुत सपोर्टिव है, और मैं न्यूज़ को लेके बहुत इमोशनल हूँ। पर्सनली कितना इमोशनल हूँ वो तो मैं नहीं कह सकता, मगर न्यूज़ के बारे में मैं बहुत इमोशनल हूँ। जब मैं कुछ देखता हूँ गलत हो रहा है ना, तो मैंने कॉलेज से और स्कूल से एक ही बात सीखी है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं गो ऑल आउट। उसका गुजराती में ट्रांसलेशन क्या होगा आप ज़रा बता दें? गो ऑल आउट। जाओ ना पूरा करो, जाओ ना पूरा करो। हाँ, तो मेरी फिलॉसफी यही है, जाओ ना पूरा करो। या तो स्टोरी मत करो, और स्टोरी अगर कर रहे हो तो अपने दिल से करो, दिमाग से भी करो मगर दिल से करो। तो वही मेरी फिलॉसफी है, जाओ ना पूरा करो। जाओ ने पूरा करो, एक्सेंट ठीक है? हाँ, जाओ अने पूरू करो, जाओ अने पूरू करो। हाँ, इसको ठीक Finish देखिए, मैं समझ नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो यानी जाए। गो, हाँ, गो ऑल आउट यानी पूरू करो, फिनिश इट। या हाँ,
फिनिश द स्टोरी। फिनिश द स्टोरी। अर्नब जी, ये बार बार जब बातें निकलती है, एक बंदे ने क्रिटिसाइज भी कर दिया आपका, अर्नब गोस्वामी किल टीवी न्यूज़। जी। ये भी बहुत मतलब चला था बात। तो क्या रिपब्लिक टीवी में भी यही रूप देखने मिलेगा, या शायद अभी खुद का है तो आराम से थोड़े हल्के फुल्के मूड में आएंगे? हल्का फुल्का तो मैं रिटायरमेंट के तक नहीं रहूँगा, कब रिटायर करूँगा पता नहीं। मगर ये एक है कि एक लॉबी है दिल्ली में। 2015 में स्टोरी की थी मैंने एनजीओज के खिलाफ, जो एनजीओज इधर उधर से फॉरेन फंड्स लेते हैं और कोई अपने अकाउंट्स नहीं रखते। आप अपना टैक्स नहीं दे, या कोई दर्शक जो देख रहा है प्रोग्राम अपना टैक्स नहीं दे, तो उनको जेल लिया जाएगा, उनको टैक्स नोटिस मिलेगी। ये एनजीओज कौन होते हैं? जो पैसा भी लेंगे, टैक्स भी नहीं भरेंगे, एफसीआरए वायलेशंस करेंगे, और उन पर अगर आप रिपोर्ट करें तो उनके जो दोस्त लोग हैं मीडिया में, उनको बोलेंगे कि अब मैगजीन के कवर पे लिख दीजिए अर्नब गोस्वामी किल टीवी न्यूज़। तो मैंने अगर आपको एक्सपोज किया तो आई किल टीवी न्यूज़। मैं अगर आप पे सवाल रखूं तो आप कहेंगे आप किल टीवी न्यूज़। तो मैंने एक बात मान ली है देवांग जी, मैं हमारे अपने मीडिया से जो क्रिटिसिज्म होती है उसको इग्नोर करता हूँ। मैं सिर्फ उनको कहता हूँ भाई आप मेरे पे मत रिपोर्ट कीजिए, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, आप जो स्टोरीज मैं कर रहा हूँ आप कीजिए। मगर एक इंडस्ट्री बन गई है आजकल, और दिल्ली वाले ज़्यादा हैं जो दिल्ली में बैठकर 70 सालों से इंडियन मीडिया को रूल कर रहे हैं। वो डर गए हैं कि भारत के लोग आज उनको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो मैं लटियंस मीडिया के खिलाफ मेरी मुहिम है, और मैं तो कुछ रखता नहीं हूँ मैं दिल में, मैंने तो ओपनली कह दिया है, मेरी दिल्ली वाली मीडिया यानी कि लटियंस मीडिया के खिलाफ मुहिम है। मैं चाहता हूँ कि भारत की मीडिया अहमदाबाद से चले, गुजरात से चले, बेंगलोर से चले, केरला से चले, तमिलनाडु से चले, कलकत्ता से चले, मगर दिल्ली से नहीं चले, क्योंकि दिल्ली में वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। इसलिए जो जितने बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, कोई भी एक बड़ा स्कैम उन्होंने ब्रेक नहीं किया है, सब बाहर से हुए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, 3 वीकनेसेस क्या कहना चाहेंगे जो आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं? वीकनेसेस बहुत, एक है बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ देवांग जी, वो हर सामान में मेंटेन नहीं कर पाता, सब कुछ भूल जाता हूँ मैं। हर एक हफ्ते एक नया फ़ोन चार्जर खरीदता हूँ, भूल जाता बाकी और वीकनेसेस क्या है? वीकनेसेस है कि क्योंकि बहुत सामने वाले की वीकनेसेस हम बहुत निकालते हैं, कभी हमसे बैठ के अंदर बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ। दूसरा है कि मैं मैसेजेस पर रिप्लाई करना भूल जाता हूँ, लोग बुरा मान जाते हैं। हमेशा बोलता हूँ बाद में रिप्लाई करूँगा, उस वक्त कुछ कर रहा हूँ, तो लोग बुरा मान जाते हैं। आई एम वेरी बैड इन रिस्पॉन्डिंग टू मैसेजेस। पहले गुस्सा भी था, आजकल गुस्से को थोड़ा ठंडा कर दिया है। अभी इम्प्रोवाइज लग रहा है कि तो मुझे लगता है 40 साल की उम्र के बाद आदमी को थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए, वही चल रहा है। अभी अंतिम सवाल तो मैंने पूछ लिया था, फिर भी एक कोशिश करूँगा कि कोई भी एक इश्यू को ठोस सबूत के साथ, एग्रेशन के साथ पेश करने के लिए अर्नब जाने जाते हैं। अपना एग्रेसिव रूप भी शायद मेरे हिसाब से क्रिटिसाइज भी हुआ है, ये भी हुआ है, लेकिन अर्नब गोस्वामी को किसी ने गाना गुनगुनाते नहीं सुना। ये तो मैं नहीं करूँगा, इतना बुरा वॉइस है। नहीं, हमारे व्यूअर्स बहुत यूज्ड टू है नहीं कि इतना सहन बुरा कर सकते हैं, इतना बुरा है। डियर व्यूअर्स, अपना फेवरेट कोई एक गाना हो, जब भी रिलैक्स मूड में होता तो ये आ जाता होगा अंदर से। देखिए देवांग जी, ऐसे बहुत गाने हैं, मगर अभी मैं इतना मतलब मैं प्रैक्टिस तो नहीं करूँगा, इतना टॉर्चर नहीं करूँगा। कोशिश करिए। सोचता हूँ मैं, देखिए इस पर मैं थोड़ा सा पास देता हूँ, सोच के नेक्स्ट टाइम जब आपको मिलूंगा मैं गाना भी प्लान करूंगा और गाऊंगा भी। अभी मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड हूँ। ओके, ठीक है, मतलब अनप्रिपेयर्ड होके अर्नब गोस्वामी कुछ नहीं करना चाहते, ये साबित है जब फुल प्रूफ जब होते हैं उनके पास, तभी जाके। मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। मैंने आज पहली बार टाइम्स नाउ छोड़ने के बाद और रिपब्लिक शुरू होने के पहली बार मैं उल्टी तरफ बैठा हूँ। एंड देवांग, आई थिंक यू आर अ वेरी गुड इंटरव्यूअर। मैं कभी फ्लैटरी नहीं करता, चापलूसी नहीं करता, और आप ये भी जानते हैं मैं लोगों को अच्छा नहीं बोलता ज़्यादा, टीवी पर तो कभी नहीं बोलता, और मैं कहूँगा कि आप आई हैव एंजॉयड दिस चैट विथ यू। और आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे 5 बार एक इंटरव्यू में इंटरप्ट किया। थેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ વેરી મચ અર્નબજી, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। થેન્ક યુ દર્શક મિત્રો, આથી ખાસ વાત અર્નબ ગોસ્વામી સાથેની વિવિશ કે એમને જે ડ્રીમ રાખ્યું છે અને પોતે કંઈક અલગ કરીને મીડિયા હાઉસ કેવું હોવું જોઈએ આદર્શ, એ પ્રકારે તેમની કલ્પના છે તે પરિપૂર્ણ થાય અને હિન્દુસ્તાન અને વિશ્વના દર્શકોને
એક એવી ન્યૂઝ ચેનલ મળે જે અલગ જ થોટ પ્રોસેસ અને કોઈનાથી પ્રભાવિત થયા વિના તેમની વાતો પણ કરે, તેમની વાતો ઉઠાવે, પોલિટિશિયન્સને એક્સપોઝ કરે અને સમાજ માટે ઉપયોગી બને. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. थैंक यू. तो मुझे आज देवांग जी ने अतिथि पर बुलाया. बातचीत हुई करीब आधे घंटे तक. बहुत डायरेक्ट सवाल करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, मगर सबसे अच्छा लगा मुझे ये बात कि जब मैं जवाब दे रहा था तो वो सुनकर फॉलोअप सवाल पूछते हैं. बहुत कम इंटरव्यूअर्स हैं जो जवाब सुनकर रिस्पॉन्ड करते हैं. और एक और अच्छी बात लगी कि कोई कागज़ नहीं था इनके हाथ में, बिल्कुल ही एक्सटेम्पोर स्ट्रेट डायरेक्ट सवाल पूछते हैं. तो आई रियली एंजॉयड कमिंग ऑन अतिथि एंड ऑल द बेस्ट टू देवांग. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો. અતિથિ